Hello everyone, welcome to Decrypt UPSC. Today I am going to discuss a very important thing with you with respect to UPSC mains, and that is आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक स्किल है बेसिकली। ठीक है, ये जिन बच्चों को ये स्किल आ जाती है उनके लिए मेंस कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं रह जाता यूपीएससी की जर्नी में। बट अनफॉर्चुनेटली this art of answer writing is not very much taught to the students in the most prestigious coaching institutions itself also, है ना। तो मतलब डेडिकेटली ये चीज़ नहीं सिखाई जा रही है। therefore I have come up with this initiative to help you with respect to answer writing. In मेंस वी हैव टू थिंक, राइट, स्ट्रक्चर देना है आंसर को, और वो सब कुछ हमें एक बहुत ही लिमिटेड टाइम में करना है। ठीक है, we approximately have around 7 minutes for a 10 marker and around 10 minutes or 10.5 minutes for a 15 marker। और इतने कम टाइम पे क्वेश्चंस को डील करना एक स्किल ही है। ठीक है, और ऊपर से जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है, वी आर सीइंग बेस्ट ऑफ द आंसर्स। आपने अगर टॉपर्स के आंसर्स देखे हो, रैंक 1 है जो हमारे 2023 के जो टॉपर हैं, रैंक 1 के अगर आपने आंसर्स देखे हो, दे आर लाइक फैबुलस, कुछ चीज़ उसमें मिसिंग ही नहीं है ना। तो ये सब सीखने से आता है, एंड सीखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ टू थिंक एंड हाउ टू राइट। रेस्ट इट लाइज अपॉन यू कि आप कितना प्रैक्टिस कर कर उस चीज़ को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जब बहुत अच्छे लेवल पे की जाती है तो मेंस के टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। वो 2.5 मंथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस होती है, एंड मोर ओवर यू लर्न हाउ टू रिप्रोड्यूस पॉइंट्स, दैट्स इट। या फिर जो मेजर जो रट्टे वाले पॉइंट्स होते हैं, वैल्यू एडिशंस होती हैं, वो लर्न किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला टाइम सबसे ही ज़्यादा करेक्ट है। दिस टाइम बेसिकली इज़ द मोस्ट फेवरेबल टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आंसर्स को लिखा जाता है। ओके, इस प्रोग्राम का मेन इनिशिएटिव यही होगा कि नॉलेज को आंसर्स में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एस्पिरेंट्स बुक्स रीड करने में ही लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने लग पड़ते हैं मेंस के लिए। ठीक है, बट दे डोंट नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म दैट नॉलेज इनटू आंसर्स। देन दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल द आर्ट ऑफ फाइंडिंग कीवर्ड्स इन एन आंसर। बहुत सारे कीवर्ड्स अनएड्रेस्ड ही रह जाते हैं, जिसके कारण आंसर इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, देन वुड बी ओपनिंग डायमेंशंस ऑफ एन आंसर, दैट टू सब्जेक्ट वाइज। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, या फिर आपको अगर आप किसी के पास आंसर सीखने जाते हो, तो आपको एक सिंगुलर अप्रोच बता दी जाती है। जैसे कि आजकल पेस्टल अप्रोच बहुत फेमस है ना। तो उस अप्रोच के साथ आपको कह दिया जाता है कि सारे आंसर्स डील हो जाएंगे मेंस के, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। हर एक सब्जेक्ट है जो उसके अपने डायमेंशंस है और उसके अपने तरीके हैं उन डायमेंशंस को खोलने के। ओके, दिस यू विल सी एज वी मूव फॉरवर्ड। देन देयर आर फ्यू चीट कोड्स। Okay, cheat codes are always there. Cheat codes are there in prelims also. Cheat codes are there in mains also, and cheat codes are there in interview also. ठीक है, तभी कहते हैं ना कि एक तरीका है इस एग्जाम को निकालने का। जो लोग निकाल रहे हैं वो बार बार कैसे निकाल रहे हैं, बिकॉज दे नो दीज चीट कोड्स। ओके, सो लेट्स ड्राइव इनटू द लेक्चर। पहला लेक्चर है जो ये, इसमें हम मेनली आर्ट एंड कल्चर की आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम आर्ट एंड कल्चर की आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे। we'll find out the dimensions which will constitute major part of the answers in this subject. आर्ट एंड कल्चर के अराउंड 20 PYQs हैं, 20 to 25 PYQs हैं अगर आप जॉट डाउन करेंगे। मेंस में आर्ट एंड कल्चर से अराउंड 2 या फिर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली 1 क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्कर and 2 questions are of 10 markers, or sometimes 2 questions can be of 15 markers and 1 question is of 10 marker, and at times it has also been seen कि 4 question पूछ लिए गए, but that is rare. Okay, so we are approximately covering 2024 तक के आंसर्स फ्रॉम 2014। ठीक है, तो 10 ईयर्स के हम आंसर्स या थीम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपने बहुत बहुत बार टॉपर्स के मुंह से सुना होगा कि यार पीवाईक्यूज कर लो, इवन फॉर प्रीलिम्स पीवाईक्यूज कर लो, इवन फॉर मेंस पीवाईक्यूज कर लो। एंड दिस इज वेरी मच ट्रू, स्पेशली इन द केस ऑफ यूपीएससी। ओके, व्हाई आई से दैट, आप खुद देखेंगे जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे, सिमिलर थीम्स रिपीट हो रही हैं।
कई बार सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस उनकी वर्डिंग्स चेंज कर दी गई हैं, ठीक है, या फिर कई बार सिमिलर स्टाइल्स रिपीट हो रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन सीन। एंड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मेंस लिखा था, तो क्वेश्चन केम ऑन चोला आर्किटेक्चर, ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, दिस हैज बीन अ पीवाईक्यू, I saved time here. I wrote this answer. This was a 15 marker. I wrote this answer in 5 minutes. So I saved other 5 minutes for obscure questions which were there in the paper, जिनके लिए मुझे सोचना पड़ रहा था। तो बहुत हेल्प हो जाती है पेपर में अगर आपको 2 क्वेश्चन भी ऐसे मिल जाएं जिनसे आप बहुत फेमिलियर हो जाएं, जिनके लिए आपको बिल्कुल सोचना ना पड़े। तो इसलिए ये PYQs का जो पूरा फंडा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी थीम्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ रेपिटेशन एंड अगेन it gives you it basically gives you an idea of the examiner of का mind है ना, माइंड ऑफ द एग्जामिनर, जो उसके दिमाग में क्या चल रहा है या किस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म कर रहा है उसका आइडिया आपको हो जाता है। मोरोवर जैसे आप ब्लैंक न्यूज़पेपर रीड करते रहते हो, कुछ भी पढ़ने बैठ जाते हो, इस एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, फालतू की जो रीडिंग हो रही है, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है इस चीज़ ने इस एग्ज़ाम को, आप उसको कंपाइल नहीं कर पाओगे, कंपाइल नहीं कर पाओगे तो कभी उसको याद नहीं रख पाओगे, अगर याद नहीं रख पाओगे तो उसको रिप्रोड्यूस कैसे करोगे एग्ज़ाम में। तो इट सडनली मेक्स नो सेंस टू रीड unnecessarily in this exam. PYQs gives you an idea that what to read and what not to. Okay? चलिए डायमेंशंस देखते हैं, पहले आर्ट एंड कल्चर को ही समझिए आप। नितिन सिंघानिया मोस्टली हम लोग रेफर करते हैं फॉर आर प्रीलिम्स, तो उसी के चैप्टर्स आपके डायमेंशंस है। फॉर दैट मैटर इन एवरी सब्जेक्ट यू विल सी दैट। अगर आप इकोनॉमी के आंसर्स लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप मृणाल पढ़ते हैं तो उनके पिलर्स हैं जो, वही आपकी डायमेंशंस बन जाएंगे आंसर्स के। समझ रहे हो, जैसे मृणाल सर के आप मॉनेटरी पॉलिसी एक पिलर बना सकते हो, फिजिकल पॉलिसी एक पिलर बना सकते हो, देन आप ट्रेड एक पिलर बना सकते हो, फॉरेन मार्केट एक पिलर बना सकते हो। आप समझ रहे हो ना, इस तरह से डायमेंशंस फॉर्म की जाती है। उसी तरह से अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट 2 तरह का, एक विजुअल आर्ट है और एक परफॉर्मिंग आर्ट है। तो अगर आर्ट पे क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में उसी टाइम कौन सी डायमेंशन स्ट्राइक करनी चाहिए, आर्ट आर्किटेक्चर के फॉर्म में होता है, आर्ट पेंटिंग्स के फॉर्म में होता है, आर्ट हैंडीक्राफ्ट्स के फॉर्म में होता है। परफॉर्मिंग आर्ट की बात आई तो डांस, म्यूजिक एंड थिएटर आर द परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो फॉर एग्जाम्पल दे आस्क यू कॉन्ट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड कल्चर by a particular dynasty. So now you do not have to think over there. You already know you have 6 dimensions. तो अगर इन 6 dimensions में से आप किसी 5 dimensions में भी इस डायनेस्टी के बारे में कुछ जानते हो, कोई फेमस पेंटिंग जानते हो, कोई फेमस डांस फॉर्म जानते हो, इफ यू नो एनी म्यूजिक फॉर्म, तो आप उस आंसर्स को विद एग्जाम्पल्स अच्छे से स्टैंशिएट करके लिख देंगे। सिमिलर इज द केस विद कल्चर। कल्चर के क्या डायमेंशंस है, व्हाट इज योर कल्चर, कल्चर क्या है, जो आपकी लैंग्वेज है दैट इज योर कल्चर, योर रिलीजन इज योर कल्चर, योर बुक्स, योर लिटरेचर इज योर कल्चर, फिलोसफी इज कल्चर, फेस्टिवल्स आर कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कल्चर। ये सारे चैप्टर्स आपको नितिन सिंघानिया में मिल जाएंगे। So my whole purpose of this page is to make you understand that the chapters of Nitin Singhania itself form dimensions to your answers in art and culture. You will see how. Okay. पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहली अप्रोच को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। तो एक बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर आप समझें तो इट इज़ अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। उसने सीधा बोल दिया कि इंडिया की जो फिलोसफी और ट्रेडिशन है उसने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। ओके, अब पहले तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स। जैसे ही आप एक क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, आपको आप रीड करने के लिए चाहे थोड़ा टाइम ले लीजिए, है ना, बिकॉज हमें कोई भी डायमेंशन या कोई भी कीवर्ड मिस नहीं करना है, अदरवाइज वो हमेशा एक इनकम्प्लीट आंसर हो जाता है। और जब इनकम्प्लीट आंसर्स लिखे जाते हैं तो आधे मार्क्स वैसे ही कट जाते हैं। वैसे ये लोग कितने देते हैं, हाईएस्ट कितने देते हैं, 10 मार्क्स में देगी भी अराउंड 4.5, वैसे ही आधे दे रहे हैं। अब अगर आप एक आधी कीवर्ड को ही मिस कर जाएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। समझ रहे हो, तो अगर पूरा आंसर एड्रेस किया होगा तो एटलीस्ट 4 तो मिल जाएंगे ना। सो दिस इज द पॉइंट। सो व्हाट आर द कीवर्ड्स इन दिस क्वेश्चन, पहले ये देखते हैं। एक तो हो गया फिलोसफी, ट्रेडिशन, रोल इन कंसीविंग, शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ही है, मॉन्यूमेंट्स इज आर्किटेक्चर ओनली, आर्ट तो उन्होंने लिख ही दिया। नाउ यू नो बिकॉज ऑफ प्रीवियस स्लाइड कि मॉन्यूमेंट्स
या आर्किटेक्चर और आर्ट के क्या क्या डायमेंशंस है, तो आपको ये सब पता है, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ये कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब आप सोचेंगे कि यार मैं कौन सी फिलोसफी की बात करूँ, कौन सी ट्रेडिशन की बात करूँ और कौन से मॉन्यूमेंट्स की बात करें। अब यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स जो होंगे वो सिंपली स्क्रिबल करना शुरू कर देंगे कि ओके, बुद्धिस्ट फिलोसफी gave birth to Gandhara art, and they will talk about stupa, ठीक है। ये फिर तीसरी दूसरी फिलोसफी पे आ जाएंगे, तीसरी फिलोसफी पे आ जाएंगे, but this will not be looked upon as a structured answer. यहाँ पे your structure of the answer is missing because you are not having flow of the thoughts in a clear manner. आप abruptly कुछ भी स्क्रिबल कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए आर्ट एंड कल्चर में आपको टाइमलाइन अप्रोच अपनानी पड़ती है, ओके। व्हाट इज दिस टाइमलाइन अप्रोच नाउ? फर्स्ट वुड बी योर Indus Valley civilization. From here you can find out the philosophy which is playing a role in shaping the monuments and art in India. Then you can look for modern period, वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई monument या art मिल जाएगा जो philosophy से driven है. Gupta's period, Cholas, and likewise you can have points taken from these dynasties. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप कितने points generate कर सकते हैं? 4, 5, 6, 7 points आराम से generate आप कर सकते हैं. And this is what is required in an answer. In a good answer, you require an introduction, pretty good introduction. Then you require body, which should address all the parts of the question. And in the end, what you require is a conclusion, short and crisp conclusion. Okay. And when body has 7 to 8 points, it's more than enough for a 10 mark. And obviously, these points should include good examples and good value addition to get full marks. ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर किया गया, ठीक है। पहले हमने एक सिंपल सा, अच्छा, आर्ट एंड कल्चर में मोस्टली आपकी जो इंट्रोडक्शंस होती हैं उनमें हमने ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट सम गुड कीवर्ड्स, ठीक है, एंड देन यू हैव टू जस्ट उनको इकट्ठा जोड़कर आपको एक सिंपल सा 1 लाइन और 2 लाइन इंट्रोडक्शन लिखना है. यू डू नॉट हैव टू मेक एनी फैंसी कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन. उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे बिकॉज 3-4 क्वेश्चन आते हैं. उसके लिए आप अलग से रेडीमेड अगर लर्न करने लग पड़े, these what they come in the market are ready-made introductions and conclusions. See, I'm not in favor of that. Okay, so हमें वो करने की ज़रूरत भी नहीं है. अब देखिए इस आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू किया है कि इंडिया का फिलॉसफी और ट्रेडिशन है जो इसने काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया है हमारे मॉन्यूमेंट्स और आर्ट्स को. सिर्फ एक डीपली इन्फ्लुएंस मेन वर्ड यूज़ किया है, बाकी सारी भाषा है जो बाकी सारी languages from the question itself. Okay, now talking about the Vedic period, where Vedic period is contributing in this dimension. Vedic period में हमें पता है कि we have mother goddess के sculptures. ठीक है, हम सब पढ़ते हैं हड़प्पा में and Vedic era में we all read about mother goddess. So now here we are going to talk about Vedic philosophy where there was cosmological symbolism practiced, and hence sculptures of mother goddess, sacrifices and sacredness of space. ठीक है, fertility cult की जो philosophy है, it is being very well described by mother goddess. Second would be your modern period. Modern period में क्या है? Your emperor Ashoka, inspired by Buddhist philosophy, gave birth to stupas, rock cut caves and fresco art. इसमें आपको example क्या देनी है? बराबर caves हैं जो आपके which are giving ideals of धर्म, अहिंसा एंड मोरल गवर्नेंस. समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इनको आपने अंडरलाइन करना है. जैसे इस कंटेंट में दे हैव नॉट बीन अंडरलाइंड सो दैट एग्जामिनर सीज व्हाट यू हैव रिटन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल पे हमेशा गोला मार दीजिए. मदर गॉडेस स्कल्पचर लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए. बराबर केव्स लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए. सांची को अंडरलाइन कर दीजिए. ठीक है, फ्रेस्को आर्ट को अंडरलाइन कर दीजिए. सो यू हैव एड्रेस्ड मॉडर्न पीरियड ऑल्सो. तीसरा, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद कितनी फिलोसफीज आ गई थी? जैन फिलोसफी केम, अर्ली हिंदू आर्ट इवॉल्व, देन बुद्धिस्ट फिलोसफी केम एंड गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स व्हिच आर वेरी फेमस. आप सबको पता है, आप सबने पढ़े हैं. दशावतार टेम्पल गुप्ता टाइम पे आ गया. ठीक है, कल्चर आर्ट इन द फॉर्म ऑफ यक्षा यक्षिनीज गॉट वेरी मच फेमस. ठीक है, तो ये सब ना आपने पढ़ा है. आपने प्री के लिए अगर एक बार भी नितिन सिंघानिया पढ़ी है तो देयर इज नथिंग
I'm talking here which you don't know. It is just you don't know how to get them into answers, how to translate this knowledge into answers, and that is what I am trying to help you with. Okay, फिर अर्ली मिडीवल पीरियड की भी बात कर लेंगे बिकॉज इसने बहुत ओपन छोड़ा है. ठीक है, इसने ऐसा तो बोला नहीं है इन एंशियंट इंडिया इन मिडीवल इंडिया, तो यू विल हैव टू टॉक अबाउट द मिडीवल पीरियड ऑल्सो, वेयर यू कैन टॉक अबाउट द tantric traditions, bhakti traditions, whereby Dravidian and Nagara styles became very famous, है ना. उसमें आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं. ठीक है, स्कल्पचर में यू कैन टॉक अबाउट नटराजा स्कल्पचर विच इज़ वेरी फेमस, आज तक फेमस है. देन सल्तनत एंड मुगल पीरियड. यहाँ पे अब आपकी इस्लामिक फिलोसफी इज गोइंग टू कम अप एंड इट इज गोइंग टू गिव बर्थ टू Arabesque art and Pitra Dura, which is very much famous. In your Taj Mahal also, Indo-Islamic style of architecture is going to develop. And then is your colonial and modern era, जिसमें आप इंडो-गोथिक स्टाइल के बारे में बात कर सकते हैं, क्रिश्चियन फिलोसफी के बारे में बात कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं आपने फिलोसफीज, आर्ट और कल्चर, फिलोसफीज, आर्ट और मॉन्यूमेंट्स, ये सारा आपने डिमांड को एड्रेस कर दिया इस पूरे क्वेश्चन में, और वो भी एक स्ट्रक्चर के साथ. दिस इज व्हाट यूपीएससी वांट्स to do. Okay, so you to do, okay, obviously not for itself to do, and if you do this much I'm sure you will get the highest marks. समझ रहे हैं ना. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. and these answers are in the required word limit, है ना. this would be around 250 to 260 का word limit, so you do not have to worry कि बहुत ज़्यादा लिख दिया and all. okay, I hope it's clear. coming to next question. The rope cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of earlier Indian art and history. अब इसमें भी सेम अप्रोच लग जाएगी. इसको रीड करते ही आपको पता चल गया कि यार ये रॉक कट आर्किटेक्चर की बात कर रहा है और ये अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री पूरा ओपन मुझे छोड़ रहा है. इट इज़ नॉट टेलिंग मी विद रिस्पेक्ट टू कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में रॉक कट आर्किटेक्चर का बता दो, है ना. तो यहाँ पे भी आप सिंपली अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री की टाइमलाइन अप्रोच के साथ पूरे आंसर को लिख देंगे विद एग्जाम्पल्स, विद गुड वैल्यू एडिशन. समझ रहे हो ना मेरी बात. तो यहाँ पे अगर इसने लिख दिया होता नॉलेज ऑफ गुप्ता पीरियड, देन वी वुड हैव बीन स्टक टू गुप्ता पीरियड, फिर हम कहीं और नहीं जा सकते थे. अब उसने पूरा ओपन कर दिया, तो ओपन में हमने टाइमलाइन अप्रोच यहाँ पे भी लगा ली. आई होप आप मेरी पहली अप्रोच अच्छे से समझ गए होंगे, विच इज़ टाइमलाइन अप्रोच, वेरी यूजफुल इन क्वेश्चंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर. जैसे यहाँ पे प्री मॉडर्न और मॉडर्न पीरियड की बात करें तो यहाँ का रॉक कट आर्किटेक्चर क्या रहेगा. अशोका के अंडर वी हैव सीन बराबर केव्स विच वर वेरी मच डेडिकेटेड टू आजीविकास. ठीक है, देन यू कैन टॉक अबाउट दीज रॉक एडिक्ट्स, सत्यमेव जयते जो अभी मॉडर्न इंडियाज एम्बलम. अच्छा, आर्ट एंड कल्चर के आंसर्स में अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न जो उस चीज़ का सिग्निफिकेंस है अगर वो किसी तरीके से आप डिपिक्ट करते हैं ना, तो आपके मार्क्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं. आपके कॉम्पिटिटर्स ने अगर सिंपल एक ऑब्सलीट सा आंसर लिखा है जिसमें उन्होंने सारा कंटेंट डाला है बट दे हैव टॉक्ड ओनली अबाउट एंशियंट पीरियड जो पूछा गया है, बट दे हैव नॉट कनेक्टेड दिस टू मॉडर्न पीरियड जो अब का टाइम है, उसको मार्क्स कम मिलेंगे. चाहे आपके कंटेंट में इतनी वैल्यूडेशन ना हो, पर आपने उसको आज के समय के साथ अगर यू हैव कनेक्टेड इट, यू विल गेट गुड मार्क्स. दिस आई हैव ऑब्जर्व. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको मॉडर्न इंडिया के एम्बलम के साथ कनेक्ट कर दिया इनके रॉक कट आर्किटेक्चर को. ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी व्हाट वी हैव सीन कार्ला, भाजा केव्स. ठीक है, विच रिफ्लेक्ट हिनाया ट्रेडिशन ऑफ योर बुद्धिज्म फिलोसफी. फिर गुप्ता पीरियड में देखेंगे, यहाँ पे हमें अजंता केव्स मिल जाएंगे. ठीक है, विच ऑब्वियसली रिवील फ्रेस्कोज आर्ट, स्कल्पचर्स, नैरेटिव आर्ट, which gives lot of information about the society of that time, belief systems of that time and costumes of that time. ठीक है, उदयगिरी केव्स भी आप मेंशन कर सकते हैं. अर्ली मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें उसमें एलोरा केव्स वेरी फेमस, एंड टॉकिंग अबाउट कैलाश टेम्पल जो पूरा एक पत्थर का बना हुआ टेम्पल है. इट एग्जेम्पलीफाइज द रॉक कट आर्किटेक्चर टेक्निक्स विच वर अवेलेबल ऑफ दैट टाइम. कमिंग टू द लेटर पीरियड, यहाँ पे भी आप 3 एग्जाम्पल्स जैसे कि महाबलीपुरम, अहिरोल और बदामी के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक स्ट्रक्चर के साथ, टाइमलाइन के साथ इस क्वेश्चन को एड्रेस किया. अलग अलग टाइम का अलग अलग रॉक कट आर्किटेक्चर बताया, एंड ये भी बताया कि किस तरह से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पीरियड. जैसे फॉर एग्जाम्पल बराबर केव्स हैं जो दे रिफ्लेक्ट द फिलोसफी ऑफ आजीविकास, दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट
टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करना नहीं भूलना। ये नहीं है कि सिर्फ ये लिख दी हेडिंग्स और इनकी एग्जांपल्स लिख दी रॉक कट आर्किटेक्चर की। नो, यू हैव टू शो दैट हाउ दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रेजेंट नॉलेज। उस समय का जो नॉलेज था उसको वो कैसे एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ आर नॉलेज ऑफ अर्लियर इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। जैसे ये नैरेटिव आर्ट है, ये हमारे को प्रॉपर बता रहा है उस समय की सोसाइटी के बारे में, कॉस्ट्यूम्स के बारे में, बिलीफ सिस्टम्स के बारे में, इजंट इट? तो हाउ दे आर रिफ्लेक्टिंग that time is what they are asking. And we have talked about different philosophies, society, costumes, belief systems, different traditions which were reflected. धम्मा philosophy की आप बात कर सकते हैं, which was very famous. किस तरह से रॉक एडिक्ट्स उनके बारे में बताते हैं, तो किस तरह से एक रॉक आर्किटेक्चर उस जमाने की हिस्ट्री, उस जमाने के आर्ट का नॉलेज हमें आज देता है, उस चीज़ को हमने इस आंसर में। तो डिमांड इज इम्पॉर्टेंट, कीवर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट, स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट, and examples is important. A fair answer requires all of this. Okay, coming to next. Now this is theme. थीम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक साल के बाद मोस्टली रिपीट हो जाती है। तो नाउ यू हैव टू बी वेरी मच थॉरो विद दिस थीम। ठीक है, ताकि अगर यूपीएससी के पेपर में आप जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई इसको तो अच्छे से पढ़ा है, इसका आंसर तो अच्छे से लिख के आएंगे। ओके, so this is a theme basically which repeats over time, so we have to do it thoroughly. क्वेश्चन देखते हैं कि to what extent urban planning and culture of Indus Valley civilization has provided inputs to the present day urbanization. तो क्वेश्चन में क्या क्या कीवर्ड्स हैं पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो आ जाएगा अर्बन प्लानिंग, कल्चर, आईवीसी, present day urbanization, and to what extent. Whenever a question says to what extent, examiner wants you to talk about both sides. यहाँ पे पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो, मतलब आपको ये भी बताना है कि किस तरह से अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ आईवीसी पॉजिटिवली या फिर कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो where it is not impacting the present day urbanization, where it is not providing any inputs to the present day urbanization. So both sides have to be talked about. Okay, simple. तो इसको भी हम एक सिंपल इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे कि अर्बन प्लानिंग ऑब्वियसली हैज़ गॉट लॉट ऑफ इवोल्यूशन, बट एज वेल एज वी हैव कल्चरल डायमेंशंस वेल रिफ्लेक्टेड बाय सिटीज़ लाइक वाराणसी और जयपुर। तो हमने वही डुअल सा एग्जांपल दे दिया जहाँ पे हमने दोनों एरिया शो कर दिए कि हाँ इवोल्यूशन भी हुई है, बट बहुत सारी सिटीज़ ने इवॉल्व भी किया है, बट बहुत सारी सिटीज़ हैं जो वो अभी भी कल्चरल डायमेंशंस रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे कि वाराणसी और जयपुर। ठीक है, तो अब इसका पहला हम कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, पहले तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, बाय मेकिंग अ स्मॉल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ दिस सर्कल। ऐसे कर कर आप 3-4 पॉइंट्स, कम से कम स्पेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ की इन आंसर राइटिंग। बहुत बार क्या होता है कि हम आंसर लिखते लिखते फ्लो में चले जाते हैं और एक डायमेंशन ही एड्रेस करते रह जाते हैं और पेज खत्म हो जाता है, ये चीज़ ना हो। ठीक है, तो स्पेस, अब कई बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को देखकर वो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स लिख देंगे पहले पेज में। पहले पेज में आपने लिख दिया सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स। पूछा उन्होंने क्या था? पूछा उन्होंने, उनकी डिमांड थी कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्बन फीचर्स हैं जो वो आज की प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पूछा तो ये है उन्होंने, और आपने पहला पेज में सारे उसके अर्बन फीचर्स लिख दिए। सेकंड पेज में आपको समझ आया कि हाँ यार क्वेश्चन तो ये था, अब मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन इनपुट दे रही है प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन को। उस सेकेंड पेज में आपने अब 75% में पॉजिटिव्स लिख दिए कि हाँ भाई यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और 25% पेज में आपने 2 पॉइंट्स लिख दिए जहाँ पे आपने बोला कि नहीं भाई इवोल्यूशन भी हुई है। बट देन दिस इज अ रॉन्ग वे, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। जो उन्होंने पूछा है अराउंड 75% ऑफ द होल स्पेस ऑफ योर शीट्स शुड गो टू द डिमांड। यहीं पे हम कहते हैं कि लोगों को डिमांड समझ नहीं आ रही क्वेश्चन की। ठीक है, मोस्ट ऑफ this body should constitute whatever has been asked. This is not being asked. But even if you want to show this knowledge, अब एक छोटी सी डायग्राम बनाकर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए ना
आप ये बता सकते हैं कि हाँ भाई सिटाडेल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इनकी अर्बन प्लानिंग का, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स रिसाइड करती थी। फिर रॉक कटिंग ग्रिड पैटर्न था इनका 90 डिग्री वाला, उसके बारे में बता सकते हैं। सैनिटेशन एक्सीलेंस के बारे में बता सकते हैं, इनकी ड्रेन्स थी जो वो प्रॉपरली कवर्ड थी। पब्लिक बाथ्स के बारे में बता सकते हैं इन अ शॉर्ट क्रिस्प मैनर। फिर आप आएंगे मेन आंसर पे, जहाँ पे आप बताएंगे कि कहाँ पे आईवीसी पैटर्न फॉलो किया जा रहा है इन प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स पे हम सब्सटैंशिएट करेंगे। जैसे जियोमेट्रिक सिटी प्लानिंग, ये आपने बताया ना 90 डिग्री पे ग्रिड पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, तो सिटीज लाइक चंडीगढ़ विच आर प्लान्ड दे आल्सो शो और फॉलो ग्रिड लाइक पैटर्न्स, देयर रोड्स आर आल्सो कटिंग एट 90 डिग्री। तो दिस इज अ, हाँ, इनपुट आज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं आईवीसी की अर्बन प्लानिंग से। जयपुर की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। जयपुर इज बेस्ड ऑन वास्तु शास्त्र एंड हिंदू कॉस्मोलॉजी एंड इट हाउ देयरफॉर शोकेस the spiritual and cultural values in the urban form which is always a precedent from Vedic era. दिल्ली की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिटाडेल को बेसिकली समझा रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं कि भाई दिल्ली का साउथ सिटी में मेजर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, तो इट रिफ्लेक्ट सिटाडेल सेटिंग ऑफ आईवीसी। सिटाडेल में क्या था, सिटाडेल वाज अ हायर स्पेस ऑफ द आईवीसी सेटिंग, जहाँ पे मेजर रूलिंग क्लासेस रिजाइड करती थी, है ना। देन कवर ड्रेनेज पैटर्न्स की आप बात कर सकते हैं कि जो हमारी आज की क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं जैसे इंदौर और बेंगलुरु, दे हैव दिस पैटर्न ऑफ कवर्ड ड्रेनेज पैटर्न्स। तो यहाँ पे आपने अब बता दिए पॉजिटिव्स। अब हम करेंगे चेंजेस क्या आ गए, इसमें हम बताएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस नेहरूवियन इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल केम अप एंड हेंस इट ब्रॉट कॉम्प्लेक्सिटीज, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन। अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी तो लाइवलीहुड मैकेनिज्म्स जनरेट होंगे, एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होगी एंड हेंस वी विल आवर सिटीज विल हैव पुल फैक्टर्स, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे सिटीज में। तो यहाँ पे अब हमारे को कैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, ओवर पॉपुलेशन, जिसके कारण स्लम्स बन रहे हैं या फिर मल्टी स्टोरी हैबिटेशन जिनको हम फ्लैट्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारे आईवीसी का, आईवीसी में तो मेजरली आई थिंक 2 स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी, हाउसेस वर maximum 2 to 3 story, okay, but now you have even 10 story flats, more than that also. So that is a change, that is an evolution. Second, you can talk about temples and society gardens. अब नई साइट्स बन गई हैं कल्चरल गैदरिंग्स की। उस जमाने में सोसाइटी गार्डन्स तो नहीं होते थे, गार्डन्स तो मुगलों के टाइम पे आए हैं, ठीक है। एंड देन टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स, टेम्पल्स वर ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ आईवीसी पैटर्न्स ऑफ द देयर अर्बन सेटिंग्स, ठीक है, टेम्पल्स भी प्रेजेंट सेटिंग में। थर्ड वुड बी आईवीसी एग्जिबिटेड रिलेटिवली इगैलिटेरियन सिटी लेआउट्स, तो मोस्टली सिटी था जो इट वाज इगैलिटेरियन, ऐसा कुछ नहीं था कि देयर वर सोसाइटीज, देयर वर एलीट सोसाइटीज, बट अभी के जो टाउन्स है, प्रेजेंट जो टाउन्स है, ये बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड बन गए हैं, जिसको हम गेट कम्युनिटीज़ कहते हैं, गेटेड कम्युनिटीज़, है ना। देन देयर विल बी स्लम एरियाज, so this is a lot of differentiation and this was not present in IVC, ठीक है। तो अब हमने दोनों चीज़ें बता दी एक्सटेंट में एंड देन वी आर गोइंग टू कंक्लूडेड कि हाँ भाई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो नहीं, इतना नहीं है, बट फिर भी कुछ फाउंडेशन आइडियल्स कल्चर के रिस्पेक्ट में, खास करके जैसे जयपुर और वाराणसी की अगर हम बात करें, तो वो हमें आज भी मॉडर्न अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स में देखने को मिलते हैं। समझ गए किस तरह से हमने इसको आंसर किया, दिस इज हाउ वी आंसर, ओके नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, ओके सो नेक्स्ट अप्रोच विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब आईवीसी से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जब आप पीवाईक्यूज पूरा देखेंगे ना, तो आपको यू विल फाइंड अदर क्वेश्चंस आल्सो विद रिस्पेक्ट टू आईवीसी, तो देन यू कैन फॉलो दैट, वो अब आप खुद लिखेंगे। अब मैंने आपको ये समझा दिया कि यार ये थीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, ठीक है। जैसे मैंने वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन देखा, तो दीज आर माय कीवर्ड्स। Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? Again, it is a very repetitive theme. वैदिक सोसाइटी की ही बात कर रहा है ना ये, आईवीसी और वैदिक सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है यूपीएससी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सोसाइटी के क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, फिर हम देखेंगे रिलीजन के क्या एलिमेंट्स होते हैं। ये कीवर्ड है, इनकी डायमेंशंस खुलनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसको एड्रेस करेंगे। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी, तो यहाँ पे भी 2 सब पार्ट्स बनेंगे, जहाँ पे वी आर गोइंग टू शो इन फर्स्ट सब पार्ट कि कौन से फीचर्स अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, और दूसरे केस में कौन से फीचर्स नहीं प्रिवेल कर रहे हैं।
आज की इंडियन सोसाइटी में व्हेन वी कंपेयर इट टू द वैदिक सोसाइटी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए सोसाइटी के पहले आप की डायमेंशन समझिए। एक सोसाइटी के की डायमेंशंस क्या होते हैं, क्या होती है एक सोसाइटी। आप हम सब सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी वर्ड शायद रोज दिन में एक बार यूज भी करते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट सोसाइटी इज। सोसाइटी है सर्टन फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो उसकी डायमेंशंस फॉर्म करेंगे। जैसे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है एक सोसाइटी का, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, तो फैमिली एंड मैरिज इज गोइंग टू फॉर्म वन डायमेंशन। सेकेंड वुड बी सोशल हायरार्की, ठीक है, इसको हम कास्ट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा देखते हैं अपनी इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, सर्टन castes have a upper or higher social hierarchy as compared to other castes. Food and festivals, this is your society. What type of food is prevalent in a society, or what type of festivals their society celebrates. Kinship, ठीक है, this is a part of society. Religion क्या है एक society का, this is a part of society. ठीक है, so this are the elements with respect to society. रिलीजन की अगर हम बात करें तो एक रिलीजन का क्या क्या पार्ट होता है, उसके रिचुअल्स, उसका टेक्स्ट, उसके मोरल कोड्स, उसके एथिक्स और उसके सिंबल्स। ठीक है, तो इन 4 डायमेंशंस और इन कुछ डायमेंशंस के साथ हम इस आंसर को सॉल्व करेंगे। ये देखिए अब हमने कैसे किया। पहले एक सिंपल आप इंट्रोडक्शन देंगे वैदिक पीरियड का टाइमलाइन बता के कि इट इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है, बिटवीन लेट ब्रोंज एज एंड ऑब्वियसली अर्ली आयरन एज इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हड़प्पा जिसको हम ब्रोंज एज कहते हैं लेटर पीरियड में, एंड देन देयर इज दिस वैदिक पीरियड, एंड देन वी हैव दिस आयरन एज वेयर महाजनापदास केम अप। तो इतनी हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसी को हम अपने इंट्रोडक्शन में शो ऑफ कर देंगे। अब हम समझेंगे मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी, क्योंकि पहला पार्ट क्या है कि उसने पूछा है, पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि उसने पूछा है कि क्या है मेन फीचर्स वैदिक सोसाइटी के और रिलीजन के। पहले आपको ये एड्रेस करना है, बाद में आपको ये सेकेंड पार्ट एड्रेस करना है इन द डुअल मैनर। ओके, पहला फीचर्स क्या होंगे, फैमिली स्ट्रक्चर देख लीजिए, पेट्रियार्की है, जॉइंट फैमिलीज बहुत कॉमन है, एल्डेस्ट मेल जिसको गृहपति कहते हैं वो अथॉरिटी हेल्ड करते हैं, सन्स को प्रेफर किया जाता था लीनिएज और रिचुअल पर्पसेस के लिए। एक एग्जांपल दे दी जैसे कि जो श्राद्ध के रिचुअल्स होते हैं। दूसरा आ जाएगा आपका सोशल हायरार्की, इसमें वर्ना सिस्टम पहले फ्लूइड था ऋग्वेदिक में और बाद में लेटर वैदिक में काफ़ी रिजिड हो गया था, है ना। ऋग्वेदिक में तो वर्ना सिस्टम वाज लाइक कि जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उसी वरना में आप यू फॉल देयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हेयर दिस वेरी फेमस स्टोरी कि एक ही फैमिली में वी हैड अ ब्राह्मण, वी हैड अ शूद्रा एंड वी हैड अ दिस वैश्य, बिकॉज दे हैड देयर वाज फ्लूइडिटी, एंड आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो आपका टैलेंट है, उस हिसाब से आपको वरना में डाला जा रहा है। ठीक है, पर अब क्या हो गया है, लेटर वैदिक में इट गॉट वेरी मच रिजिड। ठीक है, दिस इज वेरी वेल डिस्क्राइब्ड इन योर पुरुष सुक्ता इन ऋग्वेद। तो आप ये लिख दें, ये लिख देंगे तो इट विल गिव अ वेरी रिच वैल्यू एडिशन टू योर आंसर। तो ब्राह्मण्स हेल्ड हाई स्टेटस। सेकंड वुड बी मैरिज एंड वुमेन की अगर हम बात करें तो मैरिज में मोनोगमी चल रही है, पॉलीगमी होती थी एलिट्स में, एंड वुमेन हैड फ्यू राइट्स बट दे डू पार्टिसिपेट इन रिचुअल्स, जिसमें आप गार्गी की बात कर सकते हैं एंड मैत्रेय की बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी योर फूड एंड लाइफस्टाइल, इसमें यू कैन टॉक अबाउट डाइट। ठीक है, ओके, व्हाट हैपेंड, गिव मी अ सेकंड। What is this? सॉरी सॉरी, ओके, मूविंग अहेड। ठीक है, तो हम गार्गी और मैत्रेय की एग्जांपल दे सकते हैं कि दे डू पार्टिसिपेटेड इन रिचुअल्स। ओके, नेक्स्ट वुड बी फूड एंड लाइफस्टाइल, जिसमें वी कैन टॉक अबाउट कि उनकी डाइट क्या थी, जैसे ग्रेन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, occasionally they had meat also. Soma ritual trick was very much famous during the Yajanas. Festivals and rituals की बात करें तो इसमें Yajanas and fire sacrifices were central to their religious lives. Okay, then in with respect to seasonal and agrarian festivals we have these Yajanas who were very much significant of that period. ठीक है, तो ये सारा आपने इनका फीचर्स बता दिया। तो पहले पेज में आपने फीचर्स बता दिए। कितना है ये, 15 मार्कर है, तो इट विल हैव 3 पेजेस। तो 1.5 में आपने ये सब बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या बताएंगे, फीचर्स। ठीक है, मेन फीचर्स जिसमें बिलीफ आ जाएगा रिलीजन का। पहले तो आपने सिर्फ उसका फर्स्ट कीवर्ड हैंडल किया, दैट इज सोसाइटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन। रिलीजन में क्या आएगा, बिलीफ, जिसमें दे हैड पॉलीथीज्म, मोनोथीज्म नहीं था, पॉलीथीज्म था, और डीटीज विल रिप्रेजेंट द नेचुरल फोर्सेस, और डीटीज के आपने एग्जाम्पल दे दिए। सेकेंड में आपने रिचुअल्स बता दिए। ठीक है, यहाँ पे आपने
बताया कि कैसे किया, जिनर सेक्रीफाइसेस थे जो, दे वर वेरी मच सेंट्रल एंड दे एडेड इन मेंटेनिंग द कॉस्मिक ऑर्डर आल्सो। थर्ड, सीक्रेट टेक्स्ट के बारे में आपने बता दिया, उस जमाने के सिंबल्स के बारे में बता दिया। ठीक है, ये सब आपको नॉलेज है। मेरा पॉइंट यहाँ पे आपको नॉलेज देना है, कंटेंट देना नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल जाएगा। माई ओनली मोटिव हेयर इज टू मेक यू राइट आंसर्स। ओके, तो ये हमने सारा फर्स्ट पार्ट एड्रेस कर लिया। अब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पे। देखिए, जॉइंट फैमिलीज, पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड प्रेफरेंस फॉर सन्स, ये अभी भी बहुत सारे रीजन्स में, मॉडर्न इंडिया में भी है। पहली चीज, कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन, इट रिमेन्स वेरी मच सिग्निफिकेंट बोथ सोशली एंड पॉलिटिकली। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कास्ट सेंसस लिख सकते हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देनी है। फेस्टिवल्स जो वैदिक ट्रेडिशन के हैं, दिवाली एंड होली अभी भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। वैदिक चैंट्स एंड यजनास, दे आर वेरी मच कंटिन्यूड इन द प्रेजेंट रिलीजियस सेरेमनीज। ठीक है, बट हाउएवर कुछ नए फीचर्स तो आए ही हैं, जैसे कि हमने देखा है देयर इज अ राइज इन न्यूक्लियर फैमिलीज, है ना। न्यूक्लियर फैमिलीज में हमें राइज देखने को मिल रहा है, जो पहले नहीं था। पहले क्या थी, जॉइंट फैमिलीज थी। नाउ वी सी न्यूक्लियर फैमिलीज। एंड देन अनदर थिंग वी आर सीइंग, वुमेन का रोल है जो फैमिली डिसीजन मेकिंग में बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। सेकंड, वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और रिजर्वेशंस दिए जा रहे हैं, एंड इवन सम अदर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जैसे एससी और एसटी हो गए। वैदिक डीटीज से हम शिफ्ट कर गए हैं तो पुराने गॉड्स लाइक विष्णु एंड शिवा। तो ये आपने कुछ नए चेंजेस बता दिए। इसमें और भी पॉइंट्स आ सकते थे, ठीक है, वो आप खुद सोच कर लिख सकते हैं। 4-5 पॉइंट्स आपने कॉन्टिन्यूटी के बता दिए, 4-5 पॉइंट्स आपने बता दिए कि नई चेंजेस भी आ गए। तो थर्ड पेज में आपने इस चीज़ को लिख दिया। ठीक है, 1.5 बेसिकली शुड हैव द फर्स्ट पार्ट, 1.5 पेज में ये कॉन्टिन्यूटी वाला एड्रेस होना चाहिए, एंड देन यू हैव गिवन अ गुड कंक्लूजन एंड योर आंसर इज डन। समझ गए? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर किंगडम्स। मैंने आई थिंक अराउंड 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आपके साथ एक थीम और 2 अप्रोचेस डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अनदर थीम, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर किंगडम्स। अब क्या होता है, सिंपल बता देती हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं जहाँ पे सिंपली कंट्रीब्यूशन किसी भी किंगडम की पूछ ली जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी किंगडम के बारे में नहीं भी आता, जैसे इस बार पल्लवाज आ गए थे, ठीक है, अब आपने सारे किंगडम्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ ली, आपने गुप्ता की पढ़ ली, चोलास की पढ़ ली, आपने पालास की पढ़ ली, बट यू फॉरगॉट पल्लवास। तो वहाँ पे भी आपको आंसर बनाने तो आना चाहिए ना, यू कैन नॉट लीव द शीट ब्लैंक। एक करेक्ट स्किल जो होती है ना आंसर राइटिंग की, उसमें 20 के 20 आंसर प्यार से बनाने आने चाहिए। मैक्सिमम एक बहुत ऑब्सक्योर अगर पूछ लिया गया है क्वेश्चन, उसको छोड़ा जा सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। 19 क्वेश्चंस एक स्किल्ड आंसर राइटर को बनाने आते हैं, चाहे उसको नॉलेज है नहीं है वो अलग चीज़ है, बिकॉज दैट पर्सन नोज द डायमेंशंस, विल मैनेज। Okay, so that's the difference between the people who clear between the people who do not clear names. ठीक है, जैसे अब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस की ये डायमेंशंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो अगर गुप्ता पीरियड की इन एरियाज पे डायमेंशंस डिस्कस होगी, चोलास की इन एरियाज पे डायमेंशंस डिस्कस होगी, तो अगर आपको किसी फॉर एग्जांपल नहीं भी आता कोई पीरियड के बारे में, तो इन्हीं डायमेंशंस को आप किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फैक्ट के साथ, किसी ना किसी एग्जाम्पल के साथ मैनेज कर लेंगे। ठीक है, समटाइम्स तो आप किसी टेक्नोलॉजी से पल्लवास पे अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं आता, तो यू कैन जस्ट राइट अ सब हेडिंग लिटरेचर एंड देन यू आर राइटिंग पल्लवास with a good keyword, provided remarkable literature in their time which has helped us gain knowledge in terms of administration in present। बस इतनी लाइन, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई कुछ नहीं, बिकॉज मुझे वो क्वेश्चन आते नहीं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हाईएस्ट मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट 2 or 3 marks, because they make a difference। okay, so that's how this game plays। ठीक है, for now I'm like dismissing this class, but I'll meet you again, then we'll complete art and culture। We have around 10 questions,
जिसमें से हमने 4 डिस्कस कर लिए हैं, बाकी 6 हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज़ हेल्पिंग यू एंड इट इज़ गिविंग यू दिस डिवाइन नॉलेज कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से डायमेंशन सोची जाती हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, आप आंसर्स तभी लिख पाओगे अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ये वीडियोस देखने से नहीं। मैंने आपको कंटेंट और PYQs एंड थीम्स प्रोवाइड कर दिए हैं, अब आपने खुद लिखना है इन सबको, इन्हीं को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा कोचिंग्स वालों के क्वेश्चंस के चक्करों में नहीं पड़ना, बिकॉज समटाइम्स दे डू आस्क आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट and then we get demotivated, we start looking for other materials and sometimes books which are not even required for this exam. So don't make it a complex exam, make it a simple, एक simple doable exam की तरह इसकी तैयारी कीजिए। Okay, thank you for now, bye bye.